जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स की फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, एनपीए के कुछ उपाय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सरफेसी अधिनियम पढ़ लिया था। उसके तहत आरबीआई को और वित्तीय संस्थाओं को, बैंकों को अथॉरिटी दी गई थी कि वो अपने ऋण की वसूली किस तरीके से कर सकती हैं। उसी में हमने एक एआरसी नाम की कंपनी देखी थी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन करती है, और डीआरटी भी देखी थी, और इंद्रधनुष जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था, ABCDEFG, जिसमें 7 सूत्रीय जो है कि प्रोग्राम्स थे जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। और उसमें ही हमको आगे पढ़ना था आईबीसी, प्रोजेक्ट सशक्त और पारा जो प्रस्तावित बैंक है बेड बैंक के रूप में। तो इन सब पे पूरी डिटेल से चर्चा करनी है, और आप आज की क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम आईबीसी पे पूरी एक डिटेल से चर्चा करेंगे, और मेंस उत्तर राइटिंग में या मेंस के आंसर राइटिंग में भी कैसे ये सहायक होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एनपीए के उपाय के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा आईबीसी, अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। कोड का मतलब जैसे ही होता है दोस्तों, तो एक संहिताबद्ध हो जाती है। जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कॉर्नवालिस कोड संहिता या मैकाले संहिता, जो मिनट मैकाले के नाम से जाना जाता था। तो कोड का मतलब ही हो जाता है कि आप किसी प्रक्रिया को एक लिखित कर देते हैं, चरणबद्ध रूप से वो अपनी कार्यवाही करती है, और उसमें कोई मनमाना ढंग नहीं हो पाता है, और साथ ही पारदर्शिता बनी रहती है, उत्तरदायित्व बना होता है। तो हम देखते हैं हम आज क्या देख रहे हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब ध्यान दीजिएगा, इंसॉल्वेंसी का क्या शब्द का अर्थ होता है, बैंकरप्सी का क्या अर्थ होता है। भाई, जब एक टर्म आई हुई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, तो इन दोनों शब्दों के बारे में पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, और ये कैसे प्रोसीजर होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारे संसद में अर्थात पार्लियामेंट के किस सेशन में या किस ईयर में पारित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस संसद में 2015 अर्थात 2015 में ये एक धन विधेयक के रूप में लाया गया था। अब धन विधेयक मैं यहाँ पे नहीं चर्चा करूँगा, जब हम इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे होंगे तो वहाँ पे धन विधेयक को बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। इतना आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 10110 यानी कि 110 के बारे में कहा गया है। और धन विधेयक में बस एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि इसमें लोकसभा पूरी तरीके से शक्ति रखती है। इसमें राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, संशोधन भी नहीं कर सकती है, और लोकसभा उस सिफारिश को माने या न माने ये उसके विवेकाधिकार पे निश्चित करता है। तो संसद ने इसको धन विधेयक के रूप में लाया था। आपसे क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स में अगर पूछ दिया जाए इस पे स्टेटमेंट वाइज कि भाई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईबीसी धन विधेयक के रूप में पास प्रस्तुत हुआ था या साधारण विधेयक के रूप में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और 2016 से दोस्तों ये प्रभावी हो गया था। 2016 में भी दिसंबर 2016 से ये प्रभावी हो गया था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू कर दिया गया था। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या। तो आइए हम एक एक शब्द की इसकी परतें खोलते हैं। जैसे पहली शब्द है हमारे पास इंसॉल्वेंसी, एंड दूसरा है बैंकरप्सी। तो हम इंसॉल्वेंसी की बात पहले यहाँ करेंगे 2 पॉइंट्स में, फिर बैंकरप्सी की बात भी हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स में करेंगे। जैसा कि पहले शब्द में कहा गया इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का सामान्य अर्थ देखिए, व्यक्ति, परिवार या कंपनी के द्वारा जब समय पर अपनी देयता न चुकाई जाए तो उसे हम दिवालिया घोषित करते हैं। अब देयता मैंने आपको बता दिया है, अर्थात लायबिलिटी। जब आप किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है, देयता बन जाती है कि आप उस व्यक्ति को निश्चित समय पर पैसा रिटर्न कर दीजिए। अब वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वित्तीय संस्था हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे बैंक हो, आपको वो पैसा रिटर्न करना होगा। अगर आप उस पैसे को रिटर्न करने में या चुकाने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, यानी कि समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो आपको क्या कहता है कि आप दिवालिया हो गए हैं, अर्थात आपके पास अब कोई पैसा नहीं बचा है, आप अपना ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि दिवालिया कहा जाता है। अर्थात दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि अर्थात आपकी देयता गिरवी से ज़्यादा हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब लोन लेने गए होंगे तो आपने 1 लाख रुपए का कोई एक कागज़ दिया होगा, या एक ज़मीन का टुकड़ा का कागज़ दिया होगा, या एक कोई 4 व्हीलर गिरवी रख दी गई होगी, या कुछ भी आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई सामान बैंक को गिरवी दिया, और आपकी जो लायबिलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते करते जो है कि ब्याज और मूलधन इंक्रीज करते करते मान लीजिए 2 लाख रुपए हो गई। तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा, बैंक कहेगी कि भाई आपने जो हमारे पास एसेट रखी थी अपनी गिरवी, उससे ज़्यादा कीमत आपकी लायबिलिटीज़ की हो गई है, और ऐसी स्थिति में हम आपकी एसेट को बेच कर भी अपनी जो ऋण थे उस देयता को नहीं ले पाएंगे।
तो सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ, इंसॉल्वेंसी का सीधा अर्थ होता है दिवालिया हो जाना, और दिवालिये का मतलब होता है आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, वो पैसा समय पे चुकता ना कर पाना। ठीक है। दूसरा शब्द आता है इसमें बैंकरप्सी। अब देखिए बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ बैंकरप्सी का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया। मतलब पहले तो हम घोषित किए जाएंगे कि दिवालिया हुए या नहीं हुए, हम इस पे भी आगे चर्चा करेंगे कि इसको कौन बताएगा कि दिवालिया हुए कि नहीं हुए। इसके ऊपर भी एक संस्था होती है जिसका हम आईपीए की बात करेंगे, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहलाते हैं। ठीक है, हम आगे उसकी बात करेंगे। अभी समझिए कि दिवालिया होने के बाद एक प्रक्रिया होती है जो बैंक अपनाती है, जिसको हम कहते हैं दिवालियापन के समाधान के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे हम बैंकरप्सी कहेंगे। अर्थात ये प्रक्रिया बैंक के द्वारा जब अपनाई जाती है कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई परिवार मेरा ऋण नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का जब सहारा लिया जाता है तो उसी को हम बैंकरप्सी कह देते हैं। और इसमें करती क्या है, बैंक को क्या किया जाता है कि कंपनी की जो एसेट होती हैं उसको कैश में चेंज किया जाता है और अपने ऋण की वसूली की जाती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि दिवालिया कौन हो रहा है, परिवार, व्यक्ति या कंपनी, इस तरीके के लोग, और उसके ऊपर बैंकरप्सी की क्रिया सामान्यतः बैंक के द्वारा की जा रही है कि वो एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ अधिकार प्राप्त करती है बैंक। और वो कैसे अधिकार होते हैं कि कंपनी की एसेट को हम बेच दें या लिक्विडेशन कर दें या कैश में परिवर्तित कर लें, और जितना भी आपको लोन दिया था बैंक ने वो अपना वापस ले लेगी दोस्तों। तो ये तो थे इसके जो बेसिक टर्म्स थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, आपको समझ में आ गया होगा। एक अर्थ में कहें अगर एक शब्द में, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन और बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालियापन के बाद अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया। चलिए हम अगले पॉइंट पे देखते हैं कि आईबीसी को लाया ही क्यों गया, क्योंकि आपको पता है कि आईबीसी मैंने पहले ही बताया 2015 में आ रही है और 2016 से प्रभावी हो रही है। तो क्या इससे पहले पिछले 70 सालों से कोई भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेके दिवालिया हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, कैसे ऋण वापस मिलेगा, कैसे बैंक अपना पैसा वापस प्राप्त करेगा। तो क्यों आखिर आईबीसी लाया गया? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत में जो है कि उस समय भी बहुत सारे जो है कि कुछ कानून थे, जैसे आपका कंपनी अधिनियम 2013 है, सरफेसी एक्ट 2002 है, हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, RDDBFI एक्ट 1993 है, और प्रांतीय दिवाला अधिनियम जो अलग अलग स्टेट्स के, प्रोविंसेस के होते थे। अर्थात तो इन अधिनियमों, इन नियमों की वजह से होता क्या था, जब बैंक इन सभी नियमों का प्रयोग करती थी तो इन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगभग 4 साल का एक समय लग जाता था, और 4 साल का समय लगने की वजह से ही एनपीए जो बैंक का था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था। क्योंकि आपने केस किया है तो सामने वाली पार्टी आपका पैसा नहीं दे पा रही है, जो पैसा आपको 1 साल में मिलना चाहिए था वो पता चला इस प्रक्रिया के चक्कर में 4 साल 5 साल तक लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जो गिरवी होगा सामान, जो एसेट होगी, एसेट मतलब जो ऋणी, जिस व्यक्ति ने लोन लिया होगा उसने लोन लेते समय बैंक को कुछ कागज़ या घर या मकान कुछ गिरवी रखा होगा, तो उसकी भी तो कीमत घट रही है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई कार हो गई। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल हो जाता है कि ज़मीन की अगर हम बात करें, जब ज़मीन के हम कागज़ रखते हैं तो सामान्यतः ज़मीन के रेट क्या होते हैं, एक समय के साथ बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर मैं भौतिक वस्तु की बात करूं, जैसे कार हो गए या आपकी डिग्री हो गई या इस तरीके की कोई वस्तु होती है, तो सामान्यतः हम उसे सेकंड हैंड में काउंट करने लगते हैं और एक समय के बाद उसकी प्राइस गिरने लगती है धीरे धीरे। तो बैंक को डबल घाटा हो रहा है, एनपीए भी बढ़ रहा है और जो उसके पास एसेट है वो भी लगातार गिरती जा रही है। तो इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से ये चारों जो है कि अधिनियम मुख्य रूप से फेल होने लगे। और जब इन अधिनियमों से कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था तो संसद के द्वारा 2015 में धन विधेयक के रूप में आईबीसी लाया गया। अब आप समझ गए होंगे कि आईबीसी लाने के पीछे ये 4 इंपॉर्टेंट ही एक्ट थे जिनकी वजह से आईबीसी को संसद के द्वारा लाया गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसके कुछ और उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो ये तो थे कारण कि क्यों आईबीसी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हम और भी कुछ उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या केवल यही उद्देश्य थे। तो हम देखते हैं बहुत डिटेल में पूरी तरीके से। देखिए उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत की आईबीसी संबंधी प्रक्रिया को तीव्र करना, सरल बनाना, वहनीय बनाना, जिससे एनपीए कम हो सके। यहाँ मिटा देता हूँ दोस्तों। अब समझिएगा आप, आईबीसी का मतलब अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आईबीसी क्यों,
मैं अगर सी हटा देता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि भारत में पहले से एक कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जैसी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, दिवालियापन और उससे संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, लेकिन जो इनके द्वारा चलाई जा रही थी, इनके द्वारा दिवालियापन की बात होती थी, बैंकरप्सी की बात होती थी, लेकिन वो सामान्यतः बहुत लेट लतीफ़ के द्वारा काम होता था। तो ऐसी स्थिति में भारत की आईबी अर्थात कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संबंधी प्रक्रिया को अब आईबीसी के द्वारा तीव्र बनाया जाएगा, सरल रहेगी और साथ ही साथ वहनी यानी अफोर्डेबल होनी चाहिए। जो बैंक द्वारा अगर अप्लाई की जाती है इस प्रक्रिया को, तो कम से कम उसका एनपीए कम होता रहे, बहुत सस्ते में निपट जानी चाहिए ये पूरी प्रक्रिया। आगे मैं बताऊंगा भी कि ये जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः लगभग 180 दिनों में जो है कि इसको पूरा करना होता है। जब केस दायर हो जाता है आईबीसी के अंतर्गत तो ये होता है कि 180 दिनों में ये केस पूरा करना होता है, अर्थात 6 मंथ में। अब सोचिए इतनी समयबद्ध अगर रूप से ये प्रक्रिया होगी तो ये जो 4-4 साल में एनपीए बढ़ रहे थे और जो आपकी एसेट की कीमत गिर रही थी, तो सामान्यतः यहाँ पे बहुत कम स्तर पे जो है कि कीमत गिरेगी और बहुत कम स्तर पे एनपीए बढ़ेगा। तो ये दोस्तों इसका पहला उद्देश्य था कि भारत में इस प्रक्रिया को क्या करना है, तीव्र करना है, सरल करना है, वहनीय करना है, जिससे एनपीए कम हो सके और कितने समय में, कम से कम 180 दिनों में जो है कि अधिकतम इसको निपटा देना है। जो इनकी कमियां थीं उन्हीं कमियों को सुधार करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा अर्थात भारतीय संसद के द्वारा आईबीसी का एक विधेयक लाया गया। अगला हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। ध्यान देना, बोर्ड की स्थापना करना। इससे पहले इन अधिनियमों के द्वारा कहीं भी किसी एक मजबूत या सशक्त बोर्ड की स्थापना नहीं की जा रही थी। और आपको पता होता है जब किसी बोर्ड की स्थापना की जाती है तो उसको कुछ ऑटोनॉमस राइट दिए जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं कि वो अपनी संस्था से संबंधित किसी भी गतिविधि को संचालित कर सके। अब जब यहाँ पे ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संबंधी बोर्ड की स्थापना की जा रही है तो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी अर्थात दिवालियापन, बैंकरप्सी संबंधी जितनी भी गतिविधियां होंगी वो सब इस बोर्ड के द्वारा संचालित की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देखते हैं कि आईबीसी जो विधेयक आया था संसद के द्वारा, उसके द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है जो भारत में दिवालियापन और कानूनी प्रक्रियाओं की में मजबूती लाएंगी, पारदर्शिता लाएंगी, उत्तरदायित्व लाएंगी और 180 दिनों में इस प्रोविजंस को समाप्त करेंगी, अर्थात इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगी। अगला हम देखते हैं कि कंपनी के हितधारकों और क्रेडिटर्स, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, एक होता है डेटर्स दोस्तों, एक होता है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है जो ऋण लेने वाला होता है और क्रेडिटर का मतलब होता है जो ऋण देने वाला होता है। सामान्यतः मैं यहाँ पे एक बैंक को मान लेता हूँ कि ये जो है कि बैंक ऋण देती होगी, ठीक है, और या कोई वित्तीय संस्था होगी, तो इनके हितों की रक्षा करना। आईबीसी का उद्देश्य क्या होता है, कंपनी के हितधारकों एवं क्रेडिटर्स अर्थात ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना। अब आप कहोगे सर कंपनी के हितधारक कौन, जो शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों। अब हम शेयर होल्डर कौन होते हैं ये हम आगे जब हम मार्केट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट या पूंजी जो बाजार होता है जिसमें शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, सेंसेक्स की बात होती है, निफ्टी होती है, मुंबई में जो शेयर स्टॉक मार्केट होती है, उनकी पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। बस यहाँ समझिएगा कि कंपनी कोई अकेले नहीं चलाई जाती है, उसमें बहुत सारे लोगों के शेयर होते हैं। वो सिविलियन हो सकते हैं, हम जैसे आम नागरिक होते हैं जो अपने कुछ शेयर खरीद लेते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। तो भाई कंपनी अगर घाटे में हो रही है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उनकी गलती की वजह से या कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी नीतियों की वजह से अगर कंपनी घाटे में हो रही है या दिवालियापन हो रही है, तो ऐसे में हम आम नागरिकों का कोई दोष नहीं है, तो हमारे हितों को भी तो बचाना होगा। अदरवाइज हम किसी भी कंपनी में भविष्य में क्या करेंगे, हम किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले 10 बार सोचेंगे और समस्या भी क्रिएट होगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर संसाधनों की गतिशीलता नहीं हो पाएगी। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे हितों को, यानी हम जैसे हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए और बैंकों के हितों की रक्षा करने के लिए ही आईबीसी को लाया गया है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें उद्यमशीलता को भी हम बढ़ावा देंगे, यानी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है कि बढ़ेगी और लोग जो है कि बिजनेस में या इन सब एक्टिविटीज़ में आगे आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आईबीसी के बारे में आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लिया। ये संसद में कब आया, धन विधेयक था या आपका सामान्य विधेयक था, इन सारी चीज़ों को समझना भी जरूरी था। आईबीसी लाने के पीछे ये 4 महत्वपूर्ण अधिनियम थे जिनकी वजह से एनपीए बढ़ रहा था, समय अधिक लगता था। वहीं आईबीसी के हमने कुछ उद्देश्य पढ़ लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल एग्जाम्स में कमेटी पूछने का बहुत ट्रेंड चल रहा है।
तो कमेटियां सामान्यतः पूछी जा सकती हैं। इसलिए जब आईबीसी 2016 में आया, यानी कि प्रभावी हुआ, आया तो वो 2015 में था, लेकिन हुआ क्या कि जब 2 साल तक लगभग अपना काम कर रहा था भारत में, तो सरकार के द्वारा एक संशोधन के लिए अर्थात एक समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी और उसकी कुछ सिफारिशें आई थी। उनकी सिफारिशों पे ही जो है कि क्या किया गया था कि इस आईबीसी के एक्ट में 2018 में संशोधन किया गया। ध्यान देना, 2016 में जब ये गठित हुआ तब इसकी कोई समिति नहीं थी उससे संबंधित, लेकिन जब इसकी समीक्षा करने की बात हुई कि भाई 2 साल बीत चुके हैं, देखिए कि क्या आईबीसी ने कुछ अपना काम किया, क्या इस बोर्ड ने कुछ अपनी पारदर्शिता दिखाई, अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया, इन सारी चीज़ों के बारे में जब समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई तो उसके द्वारा कुछ संशोधन के प्रोविजंस लाए गए जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डील नहीं किया है, लेकिन कमेटी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उनका था इंजेती श्रीनिवास समिति, यानी इंजेती श्रीनिवास एक सचिव हैं जो कॉर्पोरेट मंत्रालय के हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ही जो है कि ये समिति लाई गई थी, इसीलिए इंजेती श्रीनिवास समिति कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं और आईबीसी के अब हम जो है कि कुछ विशेषताएं देखेंगे। आईबीसी में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, आईपीए क्या होता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या होती हैं और इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके बारे में भी हम पूरी चर्चा अगली स्लाइड में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में कि संसद में कब आता है, धन विधेयक के रूप में होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और साथ ही साथ हमने उसके आने के कारण इस सरफेसी एक्ट, आरडी, बीबीआईएफ होते हैं और कंपनी एक्ट, प्रांतीय अधिनियम, ये सब जो है कि काम नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से आईबीसी लाया गया और कुछ उद्देश्य भी उसके तय किए गए थे। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों ज़रा इनकी विशेषताओं के बारे में। हम आईबीसी की विशेषता के, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास शुरू करने से पहले ही कि आज हम इस लेक्चर में आईबीसी की सारी परतें लगभग खोलने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतर से समझ में आ रहा होगा और अब किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके एक्ट को जो आप पीआईबी से निकालते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ खास नहीं मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे हमने डील कर लिए हैं, इसलिए आईबीसी को नोट्स भी आप बना लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस लगातार बने हुए हैं एग्जाम्स में। चलिए हम विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे विशेषता कि आईबीसी किसी भी व्यक्ति, कंपनी, एलएलपी, साझेदारी फर्म पर लागू। मैंने पहली लाइन में कहा था इंसॉल्वेंसी की जब परिभाषा बताई थी कि यह किसी व्यक्ति या परिवार या कंपनी या फर्म के द्वारा जब अपनी जो राशि ली जाती है, उधार लिया जाता है, जब उसको नहीं चुका पाते हैं तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, यानी कि दिवालियापन की स्थिति आती है। तो सीधी सी बात है कि आईबीसी की एक विशेषता ये है कि भाई ना तो इससे व्यक्ति बचेगा, ना कंपनी बचेगी, ना एलएलपी बचेगा, ना साझेदारी फर्म बचेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये और ये क्या है, ये तो समझ में आता है, ये समझ में आता है, लेकिन ये दोनों क्या है। तो दोस्तों इसको हम आगे जब पढ़ेंगे कंपनी के बारे में तब हम वहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। बस मैं यहाँ पे फुल फॉर्म बता दूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये होती है केवल पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हम जानकारी की बात नहीं करेंगे, हम जब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम पूरी चर्चा कर लेंगे। तो आईबीसी की एक विशेषता ये है कि आईबीसी आप व्यक्ति पर भी अप्लाई कर सकते हो, कंपनी पर भी अप्लाई कर सकते हो, एलएलपी पे भी और साझेदारी फर्म पर भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी विशेषता अगर हम बात करें, पहली तो हमने डील कर ली, और दूसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरी विशेषता की, तो आईबीसी की प्रक्रिया एक तो हमने डील कर ली, और दूसरी बात करेंगे कि आईबीसी की प्रक्रिया ऋणी और ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। कहने का मतलब कि या तो ऋणी अर्थात सी का मतलब क्रेडिटर्स और ऋणदाता, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे डेटर होगा जो ऋण लेता है और यहाँ पे क्रेडिटर होगा जो ऋण देता है। ठीक है, आईबीसी की प्रक्रिया ऋणी एवं ऋणदाता किसी के द्वारा भी प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल दिवालिया बैंक होता है, कभी कभी जो है कि व्यक्ति भी होता है, कभी कभी बैंक भी होता है। मान लीजिए मैं कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हुए थे और मेरा अकाउंट जिस बैंक में था वो बैंक दिवालिया हो गई, और दिवालिया आईबीसी फिर तो कंपनी पे भी होता है, व्यक्ति पे भी होता है, एलएलपी पे भी होता है, साझेदारी फर्म पे भी होता है।
तो भाई बैंक पे भी अप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं ऋणी पर भी तो ऋणदाता पर भी तो अप्लाई हो सकता है ना। मैं अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकता हूँ, इसलिए ऋणदाता पर भी हो सकता है। और अगर मैंने पैसे ले लिए बैंक से और मैंने रिटर्न नहीं किया तो ऋणी पर भी हो जाएगा। तो ये होता है डेटर और ये होता है क्रेडिटर। आगे हम बात करते हैं, आईबीसी में कुछ संस्थाएं भी पाई जाती हैं जिसके बारे में हम देखेंगे ए, बी, सी, डी। ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं चारों। जैसे आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, यानी एक संस्था बनाई जाती है जिसमें कुछ लोग शामिल होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि आईपीसी की समाधान प्रक्रिया के संबंध में कुछ उपाय देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं इस संबंध में कि भाई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कैसे काम करेगा, दिवालियापन और उसके साथ साथ उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो कैसे वर्क करेगी, ठीक है, उसके संबंध में कुछ ये उपाय देते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि ये वो लोग हैं, इनको कोई डेटा भी तो मिलना चाहिए, ये हवा में तो कोई काम नहीं करेंगे। भाई बैंक के कर्मचारी या तो इनके पास आए या ऋणी व्यक्ति इनके पास आए, कुछ तो जानकारी मिलेगी तभी तो ये काम करेंगे, तभी तो उपाय देंगे ना कि आखिर हम समाधान किस चीज़ का करें। समाधान के लिए हमारे पास पहले क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम्स की जानकारी तो इन्हें होनी चाहिए ना पूरी तरीके से कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं, क्रमिक रूप से देखिएगा एक सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ शब्द में ही लग रहा है कि उपयोगितापूर्ण इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ, एक ऐसी जानकारी जो उपलब्ध करानी है। तो आईपीए को सूचना उपलब्ध कराना, ये किसका काम हो गया, आईपीए को सूचना उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ से देखिए, इधर से नहीं दिख रहा होगा, तो सूचना उपलब्ध कराना। और जैसे मान लीजिए कि ऋण की मात्रा कितनी थी, मार्कर नहीं, जैसे ऋण की मात्रा कितनी है ये पता करेगा, और ऋण का प्रकार कैसा है, ठीक है, और टाइम मतलब कितने समय के लिए दिया गया था, और ब्याज दर कितनी है, गिरवी क्या चीज़ रखा गया था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है कि होती है। मतलब आईपीए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होती है, जब वो प्रक्रिया अपनाती है तो उनके पास कुछ जानकारियाँ आती हैं कि साहब 15 लाख का ऋण था, ऋण का प्रकार क्या था कि हमने किस प्रकार का लोन लिया था और कितने वर्ष के लिए लिया गया था, और कितने वर्ष के लिए लिया गया था जो है कि ये चीज़ बताएगा, और कितने % इंटरेस्ट रेट थी, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ में जो ऋणी व्यक्ति था जिसने लोन लिया था उसने क्या बदले में गिरवी रखी थी चीज़ें, इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी मिलती है। आगे IBBI, ये सबसे इम्पॉर्टेंट संस्था के रूप में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें एक बोर्ड की स्थापना की जा रही है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आईबीसी प्रक्रिया का ये नियमन करेगी, पहली चीज़। यानी अब आपके पास एक अथॉरिटी दे दी गई है बोर्ड बना के कि आप किसी भी चीज़ का नियमन करेंगे। किसी भी चीज़ का क्या मतलब, आईबीसी की जो प्रक्रिया चल रही है उसका नियमन करेंगे, रेगुलेशन करेंगे और कंट्रोल करेंगे, और देखेंगे कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। वहीं इसमें आरबीआई एवं गवर्नमेंट, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आरबीआई एवं गवर्नमेंट के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो आरबीआई और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 2-3 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है कि आईबीबीआई अर्थात इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वो हो सकता है कह देगी गवर्नमेंट के होते हैं, या हो सकता है आरबीआई कह दे, या दोनों का मिश्रित कहेगी। ठीक है, और एक लास्ट इसमें आती है एक संस्था, ट्रिब्यूनल अर्थात अधिकरण। होता क्या है, जो आईपीए होते हैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी वाले जो सदस्य होते हैं, वो जब समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई उपाय दे रहे होते हैं या कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो इनकी एक सिफारिश आती है, और उस सिफारिश के आधार पे डीआरटी और एनसीएलटी के द्वारा फिर मामले का निपटारा भी किया जाता है। भाई ट्रिब्यूनल भी तो एक होना चाहिए ना, जहाँ पे पूरी चीज़ों की समस्या की जानकारी दी जाए और वहाँ से एक निर्णय आए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि सारी प्रक्रियाएं तो होंगी लेकिन फिर कोर्ट भी निर्णय देता है। तो उसी तरीके से डीआरटी और एनसीएलटी जो है कि निपटारा करेंगी, किसके कहने पे, आईपीए कहने पे। ध्यान देना, इन सब में टॉप पे अगर आप रखोगे तो आईबीबीआई को रखोगे, क्योंकि ये नियमन करती है, रेगुलेटिंग करती है, इनका भी करेगी, इनका भी करेगी, इनका भी कर लेगी। अगर हम बात करें कि डीआरटी और एनसीएलटी, जैसे हमने इसकी फुल फॉर्म जानी है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इसकी अगर हम फुल फॉर्म जाने तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ध्यान दीजिएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
अब ध्यान दीजिएगा कि डीआरटी किसके मामले सुनेगी। तो डीआरटी अगर किसी व्यक्ति से संबंधित, मैंने कहा ना कि व्यक्ति, कंपनी, एलएलपी, साझेदारी, फर्म, चारों पे लागू हो सकती है। तो इसमें भी कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि डीआरटी जो है कि किसी व्यक्ति से संबंधित मामले को सुन सकती है अगर व्यक्ति जो है कि दिवालिया हो रहा है, या कोई साझेदारी फर्म हो जो दिवालिया हो रही है तो उसके मामले सुनेगी। लेकिन जब कोई कंपनी या एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जब ये दोनों या इनमें से कोई भी जब दिवालिया हो रही होगी तो ऐसी स्थिति में इनके मामलों का निपटारा डीआरटी नहीं बल्कि एनसीएलटी करेगी। कौन करेगी? एनसीएलटी करेगी। और एक अंतिम स्थिति इसमें आती है जब इनके यहाँ से निर्णय आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, तब उसके बाद एक अंतिम विकल्प हमारे पास बच जाता है, लिक्विडेशन ऑफ एसेट। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड में बदल देना। लिक्विड का मतलब आपको मैंने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में बता दिया था कि एसेट, लिक्विड, कैश, ये सारी चीज़ बताई थी ना, कि जहाँ पे हमने परिसंपत्ति की बात की थी, कौन सी एसेट कितनी लिक्विड होगी, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ लिक्विड का मतलब पानी नहीं होगा, यहाँ पे लिक्विड का मतलब हो रहा है कि आप किसी वस्तु को लेकर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊँ और ये तुरंत बिक जाता है, अगर विदिन 10 मिनट या 15 मिनट में 5 रुपये 10 रुपये का, तो मैं कहूँगा इसकी लिक्विडिटी क्या हो गई? बहुत अधिक है, यानी ये बहुत जल्दी बिक गया। तो लिक्विडेशन ऑफ एसेट, और ये एसेट किसकी है? जिसने लोन लिया था, जिस व्यक्ति ने, उसने कुछ ना कुछ गिरवी दिया होगा या कुछ एसेट रखी होगी बैंक के पास, तो उस एसेट को बेच दिया जाता है। यही अंतिम विकल्प होता है। जैसे आपने पिछली साल न्यूज़पेपर में सुना होगा कि विजय माल्या की, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेटा, लेकिन शायद मैं जानता हूँ जहाँ तक, कि 94,000 करोड़ का जो है कि एक लोन है। मतलब विजय माल्या का डेटा जो है कि एक तरीके से 94,000 करोड़ रुपए देने हैं बैंक को। लेकिन जब विजय माल्या की जो एसेट थी, जिसमें उसका बंगला आएगा, गाड़ी आएगी, और जो आपका पर्सनल जेट था, और जितने भी बार वगैरह थे, जब सबको जब्त किया गया तो लगभग 45,000 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हो पा रही थी लिक्विडेशन ऑफ एसेट से। फिर भी लगभग 4,000 करोड़ की अभी कमी थी। तो इसी को कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ एसेट। आपने सुना होगा विजय माल्या की संपत्ति बेचने पर सरकार को या बैंक को केवल इतने पैसों की प्राप्ति हो रही, जबकि टोटल लोन कितना है? इतना। तो ये कहाँ से आया 45,000 करोड़? ये लिक्विडेशन ऑफ एसेट होता है। समझ में आ गया अब आपकी बात? जैसे अगर आपने भी किसी कार को जो है कि गिरवी रख के जो है कि कहीं ना कहीं लोन लिया हो, तो आपकी कार को जब बेचा जाएगा तो हम कहेंगे लिक्विडेशन ऑफ एसेट हम कर रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट उपाय पे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम एनपीए के उपाय के अंतर्गत लास्ट 3 उपाय और देखने हमें। हम लोगों ने अभी तक सरफेसी एक्ट देखा, एआरसी देखा, डीआरटी देखा, मिशन इंद्रधनुष देख लिया, आईबीसी देख लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे जो, उसको मैंने स्किप कर दिया है। अगर आप लोगों को लगे तो आप जो है कि किसी भी बुक से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, ईजिली हर बुक में मिल जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने लिए थे, जिसमें आईबीसी के बाद 3 और इंपॉर्टेंट बचे थे हमारे, बेड बैंक, प्रोजेक्ट सशक्त और पीसीए लगातार चर्चा में रहता है क्योंकि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो आरबीआई के द्वारा एक दंड के रूप में लगाया जाता है। अब प्रोजेक्ट सशक्त की बात भी कर लेते हैं और बेड बैंक की बात करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे हम इसकी बेड बैंक की। बेड बैंक क्या है, अर्थात पारा का फुल फॉर्म पहले तो आप पढ़िए, आपको आधी चीज़ें उसे समझ में आ जाएंगी। पब्लिक सेक्टर, क्या लिखा है कि पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है बताइए? जैसे आप कहते हैं ना कि रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास करना। पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि दोबारा उस चीज़ को वापस लाना या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी का वास कराना। जैसे ब्लाइंड बच्चे या जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए कहा था रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, ये इस तरीके की चीज़ें। तो उसी तरीके से एनपीए के लिए भी पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी वर्ड नाम यूज किया गया, पारा, जो कि एक बेड बैंक है। बेड बैंक का मतलब ये बैंक बुरा नहीं है, मतलब जितने भी एनपीए होते हैं जो बुरे कर्ज कहे जाते हैं। जैसे बुरे कर्ज क्या होंगे भाई? एक ऐसे कर्ज जो फंस गए हैं या जो वापस नहीं आ पा रहे हैं तो वो बुरे कर्ज कहलाएंगे, तो उन्हें हम एनपीए भी कहते हैं। तो बुरे कर्जों को ये केंद्रित करता है और एक जगह इकट्ठा करके या सभी संस्थाओं का मिला जुला के एक तरीके से उनकी वसूली करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पारा है जिसको अरुण जेटली साहब ने अपने बजटीय भाषण में 2018 के आसपास, मुझे थोड़ा सा डेटा कंफर्म नहीं हो रहा है, तो उस समय अरुण जेटली साहब के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। इसमें होता क्या है, जब मैंने लिख दिया कि पब्लिक सेक्टर, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत काम करेगा। भाई कोई भी बैंक होगी जो पब्लिक सेक्टर में, तो सबसे अधिक आपको एनपीए की समस्या दिखती है, तो ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत
रहेगा। वहीं एनपीए को केंद्रित करके खरीदेगा बैंक से। मान लो 2-4 बैंक होंगे या 10-15 बैंक होंगी, उनके सभी एनपीए को इकट्ठा करेगा और देखेगा कहाँ कहाँ पे एनपीए कितने कितने राशि में है, करोड़ों में, अरबों में, लाखों में, हज़ारों में, उन सबको एक जगह सेंट्रलाइज करेगा और बैंकों से खरीद लेगा। अब यहाँ पे खरीदने का मतलब क्या होता है, उन ऋण से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपने पास ले लेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये बैंक को कोई पैसा नहीं देगा, बैंक को कोई पैसा नहीं देगा कि साहब आप ये पैसा ले लीजिए और आप मुझे बता दीजिए कितना लोन है। खुद ये पब्लिक सेक्टर का है और गवर्नमेंट को द्वारा प्रपोज किया गया था इसको, तो इसमें कोई पैसा नहीं, बल्कि क्या करेगा, खरीदने का मतलब होता है बैंक से सारी डिटेल्स ले लेगा और अपने काम पे लग जाएगा। क्या काम, कि निश्चित अवधि में जो है कि ये क्या करेगा, निश्चित अवधि में ये क्या करेगा, ऋण वसूली करना शुरू कर देगा। और जैसे ही निश्चित अवधि में ऋण की वसूली करना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनकी क्या होगा, एनपीए में कमी आएगी धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, लेकिन फोकस इस पर रखिएगा, अभी ये प्रस्तावित है, अभी इसकी स्थापना नहीं हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनपीए के जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं उपाय करने के लिए, वो होता है बैलेंस शीट को क्लियर रख करना। ठीक है, बैलेंस शीट को क्या होता है, क्लियर किया जाता है। इससे क्या होता है, बैंकों की छवि सुधरती है, उसमें लोगों का विश्वास बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आइए हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे की, प्रोजेक्ट सशक्त की। हम प्रोजेक्ट सशक्त की बात करेंगे तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने फिर कहा, सुनील मेहता एक समिति है, उसकी सिफारिश पर जो है कि इसको लाया गया था। सुनील मेहता की समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट सशक्त किस समिति के द्वारा लाया गया, तो सुनील मेहता समिति। आज हमने 2 समिति पढ़ी हैं, इससे पहले इंजेती आपने पढ़ा था, इंजेती श्रीवास्तव की समिति थी, वो श्रीनिवास की समिति थी, जो इंजेती श्रीनिवास की। उसमें क्या होता कि आईबीसी का संशोधन किया गया, एक तरीके से सिफारिश की गई थी समीक्षा करने के लिए 2018 में। तो यहाँ पे आज हमने सुनील मेहता समिति पढ़ी। फिर हम देखेंगे कि बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ करना, बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ करना। भाई सशक्त वर्ड में ही लगा हुआ है कि आप किसको सशक्त करना चाह रहे हो। एनपीए किससे रिलेटेड है, बैंक से होता है, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से रिलेटेड तो है नहीं। भाई एनपीए पड़ता है बैंक का, तो बैंक को ही तो सशक्त करोगे कहीं ना कहीं। तो क्या लिखा है कि बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ कर देना। और एनपीए की राशि जो होती है उसका यहाँ पे वर्गीकरण भी किया जाता है। इसमें होता क्या है कि कैसे करके हम बैंकों को जो है कि कुछ मजबूत बनाएं और ये एनपीए को वसूल सकें। जैसे इसमें 3 कैटेगराइजेशन किया गया है, वर्गीकरण। एक 50 करोड़ की राशि, एक 50 से 500 करोड़ की राशि और एक होता है 500 करोड़ से अधिक की राशि। अगर मान लीजिए 50 करोड़ तक का ही केवल एनपीए फंसा हुआ है तो उसको बैंक की एक संचालन समिति होती है, जो ऑपरेटिंग कमेटी होती है, उसके द्वारा 90 डेज में जो है कि वसूला जाता है। अगर 50 करोड़ तक का कहीं ऋण फंस गया है या एनपीए हो रहा है तो बैंक के द्वारा ही सेल्फ तरीके से, यानी अपने तरीकों से उसको निकाल लिया जाता है 90 डेज में। अगर मान लीजिए 50 से 500 करोड़, अब ध्यान दीजिएगा ये इतनी बड़ी राशि कोई भी एक बैंक नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है उसमें 10-12 बैंक है, कोई एक मेट्रोपॉलिटन मतलब सिटी है, दिल्ली हो गई या मुंबई या लखनऊ, आगरा, कुछ भी, तो वहाँ पे अगर जब ये 500 करोड़ रुपए तक या 400 करोड़ या 300 करोड़ तक का जो भी लोन होगा वो कोई एक बैंक नहीं देगी, उसमें 5-6 बैंक मिल के क्या होती है, लोन देती हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई कोई एक क्षेत्र में, उसका जो है कि पता चला कि भाई 150 करोड़ का एनपीए बना हुआ है अलग अलग लोगों के द्वारा, और पता चला एक पंजाब नेशनल बैंक है, उसने कहा कि भाई मेरा भी 120 करोड़ रुपए का लोन बना हुआ है जो एनपीए है, इस व्यक्ति ने लिया, इस व्यक्ति ने लिया, इस व्यक्ति ने लिया है। तो इस तरीके से होता क्या है, जो विभिन्न बैंक होती हैं वो एक आईसीए बनाती हैं, इंटर क्रेडिटर एसोसिएशन बनाती हैं। हाँ, एग्रीमेंट, हाँ यहाँ पे होगा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। क्रेडिटर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैंक होते हैं वही क्रेडिटर होते हैं, और इंटर बैंक क्रेडिटर का मतलब क्या हो जाता है कि सभी बैंक जिन्होंने अपने अपने ऋण दिए हैं, जो एनपीए में फंस गए हैं, वो सारे बैंक मिलके क्या करते हैं, वो सारे बैंक मिलके एक तरीके से आईसीए बनाते हैं, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट करके क्या करेंगे, अपने सभी जो ऋण होते हैं, जो एनपीए होते हैं, उनकी पूरी डिटेल क्या करते हैं, लीड बैंक को दे देते हैं। अब लीड बैंक आप मत पूछिएगा मुझसे, यहाँ पे लीड बैंक मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है, लेक्चर नंबर 4 या 5 के आसपास आप देख सकते हैं वहाँ पे कि लीड बैंक किसे कहते हैं। जो आरबीआई द्वारा डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक को प्रपोज किया जाता है, उसके जो जो कार्य होते हैं वहाँ पे आप समझिएगा। तो 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के अगर जो ऋण होते हैं एनपीए, वो सारी डिटेल बना के आईसीए के द्वारा क्या होता है, लीड बैंक को दे दी जाती है। और लीड बैंक को ये एक तरीके से वर्क दे दिया जाता है कि आप हमारे इन ऋणों को क्या करिए, वापस लाइए। और अगर 180 दिन में लीड बैंक भी नहीं कर पाती है, यानी मामला जब असफल हो जाता है, तब ये मामला एनसीएलटी में चला जाता है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मैंने बताया था इसके बारे में। चलिए अब हम तीसरी बात करेंगे, ये पहली कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे जो 500 करोड़ से अधिक का अगर लोन होता है। अगर मान लीजिए 500 करोड़ से अधिक का लोन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक एएमसी बनती है जो एक पृथक संस्था होती है, जो किसी बैंक के द्वारा नहीं बनाई जाती, एक अलग से संस्था बनती है जिसका नाम ही होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इसके द्वारा 500 करोड़ से अधिक रुपए के बारे में जो है कि क्या होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना के 500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण या एनपीए वसूला जाता है। और अगर सभी प्रक्रियाएं असफल, सभी का मतलब यहाँ पे भी असफल, यहाँ पे भी असफल और यहाँ पे भी असफल, तो ये मामला कहाँ चला जाता है, आईबीसी के द्वारा। और आईबीसी अभी इससे पहले ही स्लाइड में हमने पूरी डिटेल से बहुत विस्तार से पढ़ा है दोस्तों। आइए अब हम लास्ट पे चलते हैं, जो हमारा एनपीए का लास्ट उपाय है पीसीए, जो अक्सर न्यूज़पेपर में बना रहता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात करेंगे जो आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है। फोकस ध्यान दीजिएगा, आरबीआई क्या क्या करता है, प्रोविजनिंग भी करता है और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी लगाता है। क्या करता है कि जितनी भी बैंकिंग गतिविधियां होती हैं उन पे कठोर नियंत्रण लगा देता है। क्या करता है, कठोर नियंत्रण लगाता है, जिससे भविष्य में एनपीए कम रहे। यानी मान लीजिए किसी बैंक का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बैंक क्या करता है, उसकी बैंकिंग वर्क पे यानी बैंकिंग गतिविधियों पे क्या करता है, कठोर नियंत्रण लगाता है, जिससे भविष्य में भी एनपीए कम बना रहे। और वहीं इसका उद्देश्य क्या होता है कि बैलेंस शीट को अपनी क्लियर रखो। अगर आप धीरे धीरे इसी तरीके से एनपीए बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि आप दिवालिया हो जाओगे और बैलेंस शीट पूरी खराब हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में उस बैंक का जो है कि भरोसा समाप्त हो जाएगा। तो ये आरबीआई के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि भाई आप अपनी बैलेंस शीट को क्लियर रखिए। इसके लिए आपके ऊपर कुछ कठोर नियंत्रण लगाए जाते हैं, जिससे भविष्य में आप एनपीए को न बढ़ा सकें। और इसमें किस प्रकार के नियंत्रण, यहाँ पे ध्यान देना इस वर्ड पे, इसमें पूछा जाएगा कि भाई किस प्रकार के नियंत्रण। तो जैसे प्रोविजनिंग की राशि को बढ़ा देंगे। अब मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि प्रोविजनिंग राशि क्या होती है। जो एनपीए बन जाती है राशि, उस राशि से जो हम ब्याज के रूप में जो प्रॉफिट कमाने वाले थे उसका कुछ परसेंट हिस्सा अपने वॉलेट में, अर्थात कहने मतलब बैंक अपने वॉल्ट में रखती है और उस वॉल्ट का पैसा कभी खर्च नहीं कर सकती जल्दी, ठीक है। और साख सृजन पर नियंत्रण, साख सृजन कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन, और उसके बाद सीआरआर की राशि बढ़ा दी जाती। ये वो राशियां हैं, ये वो तरीके हैं जो आरबीआई लागू करता है कठोर नियंत्रण के रूप में। और इन तीनों ही राशि से या इन तीनों ही तरीकों से बैंक का जो नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और बैंक को प्रॉफिट होना बंद हो जाता है दोस्तों। तो ये तो थी आज की लेक्चर हमारे दोस्तों कि जिसमें हमने एनपीए के उपायों को 2 दिन की लेक्चर में बहुत डिटेल से समझ लिया, जिसमें हमने सरफेसी एक्ट हमने समझा, आईबीसी समझा, इंद्रधनुष समझा, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने उठाए थे। इसी तरीके से पीसीए, प्रोजेक्ट सशक्त और पारा बैंक, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम एक आध लेक्चर के बाद जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है नेशनल इनकम, और उसके साथ साथ जो है कि हम लोग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर पहुंचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ हम लोग अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।